हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जुल्फ़कार अहमद। आज आप इस क्लास में क्या देखने जा रहे हैं? एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th एसएसटी के हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो जेके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। देखो, वीडियो देखना तो आपको बिल्कुल मतलब आसान है ना, लेकिन वीडियो बनाना बहुत टफ है, मतलब बहुत मेहनत लगती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक करके जाएंगे ज़रूर। चलो देखते हैं, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हिस्ट्री से शुरू करेंगे। देखो, जितने भी ये मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा बहुत बार जो ये एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस, है ना। मैंने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं वो सारे मैंने देखे, तो बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा बस जो मैंने बताए यही आएंगे, बस पत्थर पे लिखी है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं। ये ज़रूर तैयार करके जाएँ, इनमें से कोई भी स्किप ना करके जाएँ। उम्मीद तो इतनी है कि 80% आ जाए, 90% आ जाए, लेकिन चलो 70% भी आ जाए तो बहुत है, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। देखो, हिस्ट्री में से सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, तो नेशनलिज्म यूरोप में से है। मतलब इसे कंपेयर करके बताया गया है नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म और यूरोपियन नेशनलिज्म में मतलब रोल बताया गिज़म मैज़िनी का, और गांधी जी की जो फिलॉसफी है उनको जो है वो बोला गया कि कंपेयर करके बताओ क्या है। गांधी प्लेड ए ग्रेट रोल इन नेशनलिज्म ऑफ इंडिया एंड मैज़िनी फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, जैसे गांधी जी जो रोल प्ले करते हैं इंडिया के लिए, वैसे ही इटली को यूनिफाइड करने के लिए गिज़म मैज़िनी ने जो रोल प्ले किया है। कंपेयर द रोल ऑफ गिज़म मैज़िनी एंड गांधी इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म, यानी नेशनलिज्म की हिस्ट्री में इन दोनों ही पर्सनैलिटीज़ का क्या रोल रहा है वो आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड लिबरल्स। हाँ, यूरोप का ही है ये नेशनलिज्म यूरोप में पढ़ा है हमने। उसके बाद है, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन एमर्ज इन बल्कान्स। अच्छा देखो, इसको मैंने रेड में क्यों लिखा है, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे टाइम में तो ये क्वेश्चन मैंने देखा था। ये देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बल्कान्स का आपको पता है, बल्कान्स का जो केस हुआ था जिसमें आपने देखेंगे जिस पे पहले रूल ऑटोमन एम्पायर कर रहा था, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर्स। और उसके बाद हम देखेंगे आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, यानी रोमांटिक नेशनलिज्म का आइडिया भी वहाँ से स्प्रेड हुआ था। तो यहाँ पर रोमन बोल रहा हूँ, ऑटोमन एम्पायर जो वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो उसमें आपने देखना है कि ये सारा क्वेश्चन लिख के ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, चेंजेस इंट्रोड्यूस नेपोलियन टू मेक एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। हाँ, नेपोलियन जो आया था, नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में कितनी चेंजिंग लाई थी, उन्होंने जो रिफॉर्म लाया था वो आपने इसमें लिखना है। इसमें इंपॉर्टेंट है, मतलब वो आप पढ़ के जाना, सिविल कोड 1804 का जो है ना नेपोलियन कोड, ठीक है, वो है। उसके बाद जितने भी इसने और सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस उन्होंने लाए थे वो सारा आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ वाज डिस ओबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कैसे डिफ्रेंशिएट है, मतलब वो आपने बताना है, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बताया था कि हम कोई भी कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिश के साथ। सिविल डिसोबीडियंस में ये बोला था कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे ब्रिटिश ऑफिसर्स में, ऑफिस में वगैरह में, या जो भी सर्विस दे रहे थे, तो वो सारे रिज़ाइन कर रहे थे। जो भी है वो सारा अब लिखना, अब इतना एक्सप्लेन करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आप सब ने अच्छे से प्रिपेयर किया है, अच्छे से प्रिपरेशन आपने कर रखी है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इंडिया की इकानमी के क्या इफेक्ट पड़े। उसके बाद डिस्कस हाउ वर्ल्ड वार फर्स्ट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया। वर्ल्ड वार फर्स्ट के जो है ना उसकी वजह से इंडिया में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हुई थी। उसके बाद व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। देखो, इंपॉर्टेंट है जलियांवाला बाग जो ट्रेजेडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। मैं तो पर्सनली आपको बोलूँगा, जिस नेशनलिज्म इन इंडिया में हमने पढ़ा है जलियांवाला बाग, उसके बाद जो भी मैसेकर्स हुआ था, ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद आप रॉलोट एक्ट पढ़ कर जाना, उसके बाद साइमन कमीशन पढ़ के जाना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ज़रूर देख कर जाएँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक इन व्हाट वेज G77 बी सीन एज द रिएक्शन टू द एक्टिविस्ट दिस ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रिपेयर करके जाएं। उसके बाद डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ नया कश्मीर मैनिफेस्टो इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, व्हाट वर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। नया कश्मीर मैनिफेस्टो जो है उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है आपने, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है। उसके बाद है शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर देखें तो शार्ट आंसर में कौन कौन से, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रा द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो मैं ट्रिपल स्टार जो है ना वो मार्क करके दे रहा हूँ आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी ने जो है ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों विड्रॉ किया था, बस इंपॉर्टेंट है आपको। चौरी चौरा इंसिडेंट्स आपको पता होगा। ठीक है, बस व्हाट इज मेड बाई ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट। आप यकीन नहीं करोगे, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार रिपीट हो चुका है, और इवन जब मैं 10th में था तो मैंने भी ये क्वेश्चन जो है मेरे एग्जाम में आया था, मैंने भी लिखा था ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट वाज द एम ऑफ ट्रीटी ऑफ वीने। ट्रीटी ऑफ वीने जो हुआ था 1815 में, उसका बोला गया है। ठीक है, यूरोपियन सेटलमेंट जो हुआ था ना, उसका बोला गया ट्रीटी ऑफ वीने का। ठीक है, उसके बारे में लिखा गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। एक्सप्लेन द काज विच लेट द जलियांवाला बाग में। अच्छा देखो शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी है, इसलिए क्योंकि ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। फिर आपको पूछा है कंसिक्वेंसेज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट का कंसिक्वेंसेज क्या रहे थे। उसके बाद जो आपको बोला गया है, उसके बाद व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ नेशनलिस्ट टुवर्ड्स राउलेट एक्ट 1919। हाँ, राउलेट एक्ट जो लाया गया था, जिसको ब्लैक एक्ट भी कहा गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, इसके जो है वो नेशनलिस्ट का क्या रिएक्शन रहा था इसके टुवर्ड्स। और दूसरा है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन पे आपने जो है शॉर्ट नोट लिखना है, ये शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन में बता रहा हूँ, जो शॉर्ट आंसर आपको लिखने। उसके बाद है एक्सप्लेन द कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन जो अमेरिका में आया था, ग्रेट डिप्रेशन 1929 में, वो आपने बताना है। उसके बाद यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो है ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका में। हाउ फार वाज द प्रिंट कल्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन के लिए प्रिंट कल्चर कितना रिस्पॉन्सिबल था। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन। आपने जर्मनी यूनिफिकेशन का जो है ना वो प्रोसेस जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है। अच्छा, जर्मनी यूनिफिकेशन के साथ साथ आपने इटली यूनिफिकेशन का भी आपने बताना है। इटालियन यूनिफिकेशन जो था ना, इटली की यूनिफिकेशन, वो भी आपने पढ़ के जानी, वो भी स्किप नहीं करना, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आता है। और एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी करके जाना। व्हाट वाज द कॉर्न्स लॉ। कॉर्न्स लॉ स्क्रैप्ड, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन। कैसे स्क्रैप हो गए थे कॉर्न लॉ, इसके 3 रीजन जो वो बताइएगा। उसके बाद अब चलते हैं हम सिविक्स पे। सिविक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन जो आता है पावर शेयरिंग का, जो कि हमने पहले बहुत अच्छे से क्लास में किया था। हाँ, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कमेंट कमेंट का मतलब होता है कि आप हमें एक्सप्लेन करके बताओ इसको, पावर शेयरिंग को, कि ये डेमोक्रेसी में जो है इसको वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बोला गया, क्यों बोला गया, तो पावर शेयरिंग आपने बताना है। ठीक है, उसके बाद पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटीज ऑफ कंफ्लिक्ट। क्योंकि जब पावर शेयरिंग होती है तो कंफ्लिक्ट वगैरह नहीं होते कंट्रीज में, तो ये स्टेटमेंट जो है एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताएं। उसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, गिव ईच ऑफ दीज एग्जाम्पल। तो पावर शेयरिंग की टाइप्स पूछी गई है डेमोक्रेसी में, तो वो सारी आपने बतानी होंगी। स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजन। हाँ, जो 2 रीजन, प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन, दोनों ही आपने एग्जाम्पल के थ्रू जो वो बतानी है इंडिया के कंटेक्स्ट से। ठीक है, उसके बाद फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म क्या है, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ फेडरलिज्म। ठीक, उसके बाद आपने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं, तो वो सारा आपने लिखना है। उसके बाद अगर हम देखें व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, व्हाट आर द मेन फीचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, उसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इलस्ट्रेट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग विद एग्जांपल। देखो ये पूछा गया वर्टिकल डिवीजन, तो आपको हॉरिजॉन्टल भी पढ़ के जाना है। हो सकता है वर्टिकल ना आए, हॉरिजॉन्टल आ जाए, तो वो भी थोड़ा पढ़ के जाना, लेकिन मोस्ट जो है एक्सपेक्टेड जो वो ये है वर्टिकल डिवीजन पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का क्या मीनिंग होता है वो आपने लिखना है। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है, आपने डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से पढ़ा है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब पावर जो होती है ना वो किसी एक के हाथ में ना हो। ठीक है, ये मतलब यूनियन ही पूरी पावरफुल ना हो, स्टेट के पास ही पावर हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास पावर हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाना। मेंशन द रीजन फॉर डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया। इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन के रीजन जो है ये या इस तरीके किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। उसके बाद कम्युनलिज्म पे पूछा, ये जेंडर और उसमें से चैप्टर में से है। ठीक है, इक्वालिटी वगैरह में से। उसके बाद है मल्टी पार्टी सिस्टम सूट्स इंडिया देन सिंगल पार्टी सिस्टम। हाँ, आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है मल्टी पार्टी सिस्टम का, या फिर आपको कभी कभी ऐसा भी आ सकता है बाई पार्टी सिस्टम एक्सप्लेन करें, और बाई पार्टी सिस्टम या फिर उसके साथ साथ आपको आ जाएगा मल्टी पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम, तो वो सारा आपने जो है वो पढ़ के जाना है। ठीक, स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटी आर स्टिल। हाँ, इंडिया में अभी भी हमें कास्ट इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। राइट इक्वालिटी जो है हमारे पास राइट है, लेकिन फिर भी हमें क्या है इनइक्वालिटीज कास्ट के बेस पे देखने को मिलती है। उसके बाद चलते हैं आप ज्योग्राफी के सेक्शन पे। ज्योग्राफी के सेक्शन पे अगर आप देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्रूशियल स्टेप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ा हमने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्सेज का। ठीक है, यानी आप जितने भी रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, बट कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड्स को भी आप देखकर चलें, तो ये अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद मेंशन जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ मेज एंड
राइस की ज्योग्राफिकल कंडीशन मुझे बस टेम्परेचर आपने रखना है, टेम्परेचर देखना है, रेनफॉल कितनी होती है सब। उसके बाद आपने मेज़ और राइस क्यों बताया मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप जो है ना कॉफ़ी टी और मतलब जूट जो है जूट इंपॉर्टेंट है, जूट का आ सकता है या काटन का आ सकता है। ज़्यादा एक्सपेक्टेड मैं बोल रहा हूँ किसका, एक पढ़ के जाना जूट का और काटन का। तो जूट और काटन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जूट और काटन में से भी पूछा जा सके, ठीक। उसके बाद राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया, क्रॉपिंग पैटर्न जो इंडिया में उसका बताएं। उसके बाद आपको आता है मैप बेस्ड क्वेश्चन। मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपने ये बताना है कि ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इट्स आइटम अप्रोप्रिएट सिंबल। बस ये आपको मैप दे दिया जाएगा, ऐसे आपको मैप दे दिया जाएगा, तो बस आपको क्या कर रहे हैं यहाँ पर मार्क करने, मैप आपको मिल जाएगा, उस पर आपने ये लोकेट करने, मार्क करने, और वो मैप भी आपने वापस दे देना है, घर नहीं लाना है, ठीक है। पता है क्या हुआ था, एक बार मैं घर लेके आ गया था, समझ आई ना, हाँ। तो वो वापस देना उनको फिल करके। उसके बाद अगर हम देखें वाई नदर्न प्लेन्स आर डोमिनेटेड बाय एलुवियल साइल। हाँ, नदर्न प्लेन में जो एलुवियल साइल होती है ना, उसके बारे में जो बहुत ही फर्टाइल साइल होती है नदर्न प्लेन्स पे हम देखने को मिलती है, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में। राइट एनी 3 एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेज ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन जूमिंग कल्टिवेशन जिसको बोलते हैं, इसके जो है इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेज बताने हैं, ठीक है। आपको पता है जला देते हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन वगैरह जो होती है। अब इतना नहीं बताएंगे, बताना होता तो मैं बता भी देता, लेकिन हमने सिर्फ क्वेश्चन देखने। ए क्राप इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। अच्छा, वैसे गोल्डन फाइबर कहते हैं किसे, पता है आपको, नहीं पता है, भूल गए हो क्या। हाँ, जूट। मेंशन दिस क्राप एंड राइट एनी 2 जियोग्राफिकल कंडीशन एसेंशियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ दिस क्राप। यानी जूट का बोला गया, गोल्डन क्राप जो है कहा गया है, किसको कहा गया, मतलब इन्होंने इनडायरेक्टली पूछा तो वो जूट है, उसका जो है वो सारा आपने बताना है, जियोग्राफिकल कंडीशंस वगैरह जो भी है, मतलब टेम्परेचर वगैरह, रेनफॉल कितनी चाहिए उसको, बस सारी ये चीज़ें दिखनी। डिफरेंस बिटवीन सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग, बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने, सब्सिस्टेंट फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। तो ये इसका बताना एग्जांपल के थ्रू। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो वो क्यों उसको बैकबोन माना जाता है डेवलपमेंट का, देखो ये तो आपने बहुत ये इजी, मेरे हिसाब से तो इजी, मुझे इजी लग रहा है। मैन्युफैक्चरिंग क्यों इंपॉर्टेंट, जो बैकबोन माना जाता है डेवलपमेंट का, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो कंट्री की इकॉनमी बहुत अच्छी होती है, जैसे कि जापान वगैरह है, हम देखते हैं। वाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज। हाँ, ये देखो ये बहुत बार रिपीट होता है यार, ये मेरे टाइम में भी ये क्वेश्चन था, मेरे टाइम में भी ये क्वेश्चन था, तो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तभी लग रहा है शायद, देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक्स की। तो देखो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले अपने जे में से ज़्यादा क्वेश्चन जो जे में से बनते हैं। देखो हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज आर रिगार्डेड एज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ जे के। राइट शॉर्ट ऑन इज दिस स्टेटमेंट। आपने हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम का पढ़ के जाना है, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्री का पढ़ के जाना है। उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, इकोनॉमिक जो सर्विस सेक्टर है उसका कितना रोल है जे की इकोनॉमी में। और ये पीपी, यार ये मेरे टाइम में भी था। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूँ मेरे टाइम में था, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन मैंने अपने एग्जाम में देखे हैं 10th में, और मैंने लिखे भी हैं। डिस्कस द रोल ऑफ टूरिज्म जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन जे में टूरिज्म का कितना रोल है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। व्हाट आर द हर्डल्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, तो लाइक शेयर ज़रूर करके जाएं और कमेंट भी करके जाएं। हाँ, अगर आपको एसएसटी पे एमसीक्यूज़ चाहिए, ठीक है, एमसीक्यूज़ चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, तो मुझे आज ही इन्फॉर्म कर दें कमेंट सेक्शन में, ताकि कल आपको ये शाम को ये वीडियो जो है वो मिल जाए, एमसीक्यूज़ की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, ताकि आपको मिल जाए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अगर आप चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू। और आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम करके आएँ, बहुत ही अच्छे से आपने मेहनत की है। आप अपने आप पे जो है ना बिलीव रखें, ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है, अपनी मेहनत पे यकीन रखें और अच्छे से पेपर को करके आएँ, ठीक है। तो हाँ, इंग्लिश के लिए भी आप मुझे कमेंट में बताएं, क्या आपको इंग्लिश के लिए वीडियो चाहिए, इंग्लिश पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं लिटरेचर में से चाहिए आपको, या फिर कोई और भी आपके टॉपिक किसी में प्रॉब्लम है आपको, तो वो भी मुझे बताएं, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।